12 जनवरी 2018 की वो सर्द सुबह, मतलब स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा पल जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एकदम से भूचाल ला दिया था। बिल्कुल, वो बहुत ही अप्रत्याशित था। हाँ, देश की सर्वोच्च अदालत के 4 सबसे वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बाहर आते हैं, कैमरे ऑन होते हैं और एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। और वो कोई राजनीतिक नारा नहीं था। सही कहा। वो खुद न्यायपालिका के शीर्ष रक्षकों द्वारा अपनी ही संस्था की प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर उठाया गया एक बहुत बड़ा सवाल था। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने अध्ययन सामग्री का जो विशाल स्टैक है, वो इसी व्यवस्था की जटिलताओं को डिकोड करता है। जी, जिसमें एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसी प्रामाणिक किताबों से लेकर दृष्टि आईएएस और स्लीपी क्लासेस के नोट्स का निचोड़ शामिल है। एकदम। और इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें भारतीय लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को समझना है। मतलब कैसे एक किताब से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत और फिर किसी सुदूर गांव की पंचायत तक सत्ता और न्याय का प्रवाह होता है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें उस सतह से नीचे उतरना होगा जहां चीजें बहुत सरल और सुव्यवस्थित नजर आती हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि संविधान एक नियम पुस्तिका है और हर संस्था बस रोबोट की तरह उस पर अमल कर रही है। हाँ, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बेहद जीवंत, टकराव से भरी और लगातार विकसित होने वाली प्रणाली है ना। हाँ। जहां हर नियम के पीछे सत्ता को संतुलित करने की एक गहरी जद्दोजहद छिपी है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस जद्दोजहद की शुरुआत उसी ब्लूप्रिंट से होती है जिस पर ये पूरा देश खड़ा है, यानी हमारा संविधान। हाँ, हमारी नोट्स में सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है, उनका गहराई से विश्लेषण किया गया है। प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, जो कि राष्ट्र के मूल स्वरूप को परिभाषित करते हैं। सही बात है। लेकिन ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। मतलब नोट्स बताते हैं कि ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास या कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाने वाले एक जीपीएस की तरह है। जी, अनुच्छेद 38 के तहत। हाँ, पर यहाँ एक बहुत स्पष्ट विरोधाभास है। अगर कोई नागरिक भूखा है या उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो अदालत में जाके ये नहीं कह सकता कि डीपीएसपी के तहत सरकार को ये सब उपलब्ध कराना ही होगा। हाँ, वो कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि चूंकि अदालतों द्वारा इन्हें सीधे लागू नहीं करवाया जा सकता, तो क्या ये सिर्फ एक इच्छा सूची या विश लिस्ट बनकर नहीं रह जाता? ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है। सतह पर देखने से ऐसा ही लगता है कि जो नियम कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकता, उसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, वही तो। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालतों के कामकाज के तरीके का विश्लेषण करने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। भले ही कोई व्यक्ति डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, लेकिन अदालतें खुद इनका उपयोग एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक कसौटी के रूप में करती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब भी सरकार कोई नया कानून बनाती है, खासकर ऐसा कानून जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन या संपत्ति का अधिग्रहण, तो अदालतें उस कानून की वैधता जांचने के लिए डीपीएसपी का सहारा लेती हैं। तो इसका मतलब है कि डीपीएसपी एक ढाल की तरह काम करता है। सटीक रूप से। अदालतें ये देखती हैं कि क्या वो कानून डीपीएसपी में लिखे गए व्यापक जनहित या कल्याणकारी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया है। समझ गया। अधिकारों के बीच संतुलन बनाती है। अरे वाह, ये नजरिया तो काफी अलग है। और इसी तरह का एक और जटिल संतुलन हमारे अर्ध संघीय या कहें क्वासी फेडरल ढांचे में देखने को मिलता है। हाँ, क्वासी फेडरल ढांचा। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के तहत बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, केंद्र अपनी सूची पर कानून बनाता है और राज्य अपनी सूची पर। लेकिन हमारे स्रोतों में यह रेखांकित किया गया है कि आपातकाल के दौरान ये पूरा ढांचा अचानक से एकात्मक या यूनिटरी हो जाता है। जी, अनुच्छेद 250 के तहत। हाँ, मतलब केंद्र सरकार के पास ये शक्ति आ जाती है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का भी प्रावधान है।
तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस देश ने इतनी विविधताओं को ध्यान में रखकर शक्तियों का बंटवारा किया हो, वहां अचानक एक झटके में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में सौंप देने का क्या तुक है? लोगों को लगेगा कि ये राज्यों की स्वायत्ता पर प्रहार है। एकदम, ये तो सीधा प्रहार लगता है। ये प्रहार लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे की जो संरचनात्मक सोच है वो राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने से जुड़ी है। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अत्यधिक केंद्रीकरण का बचाव एक बहुत ही स्पष्ट तर्क के साथ किया था। उन्होंने क्या कहा था? उनका मानना था कि सामान्य समय में राज्य पूरी तरह से स्वायत्त होने चाहिए, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा, युद्ध या किसी बड़े आंतरिक संकट का सामना करना पड़े तो देश को एक मजबूत और एकल कमांड की आवश्यकता होती है। अच्छा, ताकि सब एक दिशा में काम करें। बिल्कुल, आपातकाल के समय अगर 28 राज्य 28 अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे तो राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि अंबेडकर जी ने ये भी चेतावनी दी थी कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प या मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में ही होना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस अंतिम विकल्प को कितनी बार पहला विकल्प बनाकर दुरुपयोग किया गया है। हाँ, वो तो है। और यहीं से ये बात स्पष्ट होती है कि जब इन नियमों और शक्तियों के बंटवारे पर विवाद होता है तो अंपायर की भूमिका कौन निभाता है। यहीं से न्यायपालिका का प्रवेश होता है। हमारी चर्चा का अगला हिस्सा इसी रिपब्लिक के रेफरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हाँ, और अधिकतम 34 जज होते हैं इसमें। और हाई कोर्ट्स की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई थी। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट को क्रिकेट के उस थर्ड अंपायर से करूंगा जिसका फैसला अंतिम होता है। ये काफी अच्छी उपमा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर तरह के मामले सुन सकता है या इसकी कुछ सीमाएं हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी और रिट। लेकिन यहाँ सबसे अहम है इसका मूल अधिकार क्षेत्र या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो अनुच्छेद 131 के तहत आता है, जो केंद्र और राज्यों के विवाद सुलझाता है। हाँ, अगर केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद हो जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई भी हाई कोर्ट इस तरह के मामले क्यों नहीं सुन सकता? इसके पीछे का जो तंत्र है वो बहुत ही तार्किक है। मतलब मान लीजिए केंद्र सरकार और केरल राज्य के बीच कोई विवाद है और वो मामला केरल हाई कोर्ट में सुना जाए तो वहां अनजाने में ही सही क्षेत्रीय झुकाव का आरोप लग सकता है। निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यह विवाद संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इसका फैसला किसी ऐसे मंच पर होना चाहिए जो पूरी तरह से राष्ट्रीय प्रकृति का हो। इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने ये विशेष अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा। और ऐसे ही अधिकारों का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। स्रोतों में सबसे ऊपर नाम आता है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का। ओहो, वो तो एक मील का पत्थर है। हाँ, जिसे मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना के लिए जाना जाता है। लेकिन मुझे ये समझना है कि मतलब एक तरफ संसद है जिसे जनता ने चुना है और दूसरी तरफ जज हैं। फिर अदालत ने ये कैसे तय कर दिया कि संसद संविधान में अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव नहीं कर सकती? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कानूनी सोच है। अदालत का तर्क ये था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति खुद संविधान से ही मिली है। संसद संविधान की रचना है, उसकी रचयिता नहीं है। अच्छा, तो वो खुद को संविधान से ऊपर नहीं रख सकते? एकदम सही। संशोधन करने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप उस पूरे दस्तावेज के मूल ढांचे को ही नष्ट कर दें। जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये संविधान की नींव है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने स्थापित किया कि संसद दीवारें बदल सकती है, रंग रोगन कर सकती है, लेकिन इमारत की नींव को नहीं छू सकती। यार, ये तो एक बहुत ही मजबूत लक्ष्मण रेखा है। और ऐसे ही एक और जटिल संतुलन का जिक्र नोट्स में 1992 के इंदिरा सानी केस में मिलता है। हाँ, जहाँ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया था। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है वो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी। वो असल में औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच का संतुलन है। मतलब अगर आरक्षित वर्ग के भीतर ही कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना सशक्त हो चुका है कि वो अब पिछड़ा नहीं रहा, तो उसे आरक्षण का लाभ देना समानता के खिलाफ होगा।
यही क्रीमी लेयर का तर्क है। समझ गया। और फिर 2018 का नवतेज सिंह जौहर केस भी है, जहां धारा 377 को रद्द करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। हाँ, वो संवैधानिक नैतिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल।